हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वो करेंगे। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, राइट। सो दूसरे चैप्टर्स के मैं बहुत सारे वीडियोस गाइस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और दूसरी प्लेलिस्ट भी एक बार आप देखें, ट्रिक्स की, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वगैरह, जो भी आप नेम इट एंड यू विल फाइंड देयर, राइट। और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सबके मिलेंगे आपको, राइट गाइस। एक चीज और बता दूं, सिमिलर कंटेंट अगर आपको मैथ्स में चाहिए तो इसके लिए मेरा ये दूसरा चैनल है, इसको आप देख सकते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब करें एक बार, आपको पसंद आए तो। ओके, सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। which dicarboxylic acid in presence of a dehydrating agent is less reactive to give an anhydride। अगर आप गौर से देखेंगे गाइस, जैसे इसमें बोला भी है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स है। नाउ हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स या डिहाइड्रेटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे मैंने एक वीडियो बनाई गई थी गाइस। उस पे मैंने आपको ये बताया था, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कोई डाई एसिड्स है, राइट। सपोज एक COOH ये है, एक COOH ये है, और इसके बीच में सपोज नंबर ऑफ कार्बन है। इस तरह से मानिए कि जैसे ये COOH है, यहाँ पे C कुछ है नंबर ऑफ कार्बन, और ये COOH। तो ये जो नंबर ऑफ दो COO के बीच में, अगर ये जो दो कार्बन है इनको काउंट करने हैं, इनको, इनके कार्बन को नहीं काउंट करने, ठीक है। सो जो ये दो कार्बन है इनको काउंट करना है। सो अगर इसमें 3 केस बनते हैं, अगर ये जो काउंट है इन कार्बन का 4 या 5 है, तो रिएक्शन में CO2 एज वेल एज H2O निकलता है, ठीक है। ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, और रिजल्ट में क्या बनता है, साइक्लिक कीटोन। क्या प्रोडक्ट बनता है उस वीडियो में मैं गाइज ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको आप देखिएगा जरूर, राइट। छोटी सी वीडियो है। सिमिलरली अगर ये जो नंबर ऑफ कार्बन 2 या 3 है तो सिर्फ H2O निकलता है, और इस H2O निकलने के बाद क्या बनता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर 0 या 1 कार्बन है, मतलब एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये CH2 COOH, और 0 कार्बन क्या, जैसे ऑक्जेलिक एसिड ये वाला, इस तरह से है, तो CO2 निकलता है डिहाइड्रेट करने के बाद, राइट। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये तो पता लग गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइक्लिक एनहाइड्राइड से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि कोई लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। तो मुझे क्या देखना है कि इसमें 2 या 3 कार्बन होंगे दो COOH के बीच में, वो ही साइक्लिक एनहाइड्राइड देगा या प्रिफर करेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 2 COOH ये रहे, एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसका मतलब ये आपका साइक्लिक एनहाइड्राइड दे सकता है। इसमें देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 कार्बन आ गए, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग CO2H2 निकल के साइक्लिक कीटोन निकलता है इस केस में, राइट। तो यहां पे तो आपका साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, इसमें साइक्लिक कीटोन बनेगा। बहुत इजी रिएक्शन है गाइस, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगेन इसमें 1 एंड 2 कार्बन है, तो इसमें भी एनहाइड्राइड ही बनेगा, 2 या 3 होने चाहिए बीच में। सिमिलरली इसमें भी 1 एंड 2 कार्बन हैं बीच में, तो इसमें भी साइक्लिक एनहाइड्राइड ही निकलता है। तो इसका मतलब क्या, लीस्ट एक्टिव कौन सा हो गया, जिसमें कीटोन बन रहा है, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा ना। इसमें जैसे साइक्लिक एनहाइड्राइड कैसे निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ H2O निकलेगा, तो क्या होगा, जैसे ये है ना, ये निकल जाता है H2O, तो ये किस तरह का बन जाता है, ये CH2 CH2 COO, और यहाँ पे इस तरह से एनहाइड्राइड बन गया। सिमिलरली इस केस में बन जाता है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस में देखिए, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, इधर OH प्रेजेंट है, इधर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ जो मेन चीज देखने की है इसमें वो ये है, ये H2SO4 और CHCl3। तो CHCl3 तो बेसिकली एज अ सोलवेंट यूज हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं, राइट। H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, एक रिएक्शन और है जहां पे आपने H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट देखा होगा। आज तक आपने क्या देखा होगा, H2SO4 के साथ किसी सोलवेंट में रिएक्शन हो रही है, H2SO4 हीट के साथ रिएक्शन कर रहा है, हीट हो रही है जिसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। जिसमें H2SO4 कैटलिस्ट की तरह यूज होगा, एक आपने एक ऐसी दूसरी रिएक्शन थी, फिशर एस्टेरिफिकेशन, समझ रहे हैं। हालांकि वो ये सेम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वो बताना चाह रहा हूं कि
एज ए H2SO4 जब कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा हो तब कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये रिएक्शन में कुछ करेगा नहीं, मतलब हम जो मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। फिशर एस्टेरिफिकेशन में भी आपने देखा होगा कि जब RCOOH है और ROH जब मिलता है ना, तो इसमें एसिड होता है, H2SO4 या कुछ कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। तो ये क्या होता है, इधर H2O निकाल देगा और RCOOR बन जाता है। समझ में आपको? तो सेम इसमें ही आपको करना है, ठीक है। इसमें ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया एस्टेरिफिकेशन वाला, रिप्रोडक्शन तो दूसरी होगी। तो सेम इसमें आपको करना है, मतलब इसमें देख के आप एज ए कैटलिस्ट ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो अब अगर आप प्रोडक्ट को देखें, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH है। ये नंबर ऑफ कार्बन गाइस जरूर देखिएगा, मिस ना हो जाए आपसे। OET इथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये तो कुछ नहीं कर रहे, मैं समझ गया। यहाँ OH ग्रुप है, OH पे लोन पेयर है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी जो बहुत फास्ट होगी इसमें केस में, वो रिएक्शन होगा और ये निकल जाएगा। आप इसको ये भी कह सकते हो, वैसे तो आप डायरेक्ट यूज निकाल सकते हो उसको, लेकिन हाँ क्योंकि H2SO4 कैटलिस्ट है, आप ये कह सकते हो कि इसको अटैक कर सकता है और ये निकल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्मल रिएक्शन है गाइस, आप ऐसे यूज करते होंगे ना। तो ये अटैक किया, इसको निकल गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब OH है, ये CH2 है, CH2 है, इधर एक C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, इधर O एंड O, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। बस इसमें ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। समझ में आपको गाइस? तो जो ऑप्शन डी है ये जो करेक्ट आंसर। कैसे देखिए, कार्बन एक इधर हो गया, O इधर, और 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है गाइस इन क्वेश्चंस में। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि जिसमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बार है ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप की डिफरेंट रिएक्शन है। तो जितना आप इसमें बेसिक सोचोगे उतना फायदा रहेगा। आप इसमें है ना प्रोडक्ट को जरूर देखते रहें साथ में कि कोई मैच आ रहा है क्या। अगर मैं सही मेथड से कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट देख के आंसर टिक लगाने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। नाउ इसमें आप गौर से देखिए कि ये ग्रुप सेम का सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये ग्रुप सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह लिख दिया, इन रियलिटी ये सेम और ये सेम है। समझ रहे, ये चेंज नहीं हुआ। ये क्या है, COOH, इसको गौर से देखिए गाइस, ये बेसिकली COOH है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा CO2H क्या है ये हो गया CH2OH में कन्वर्ट, यानी एसिड से अल्कोहल में हो गया। और यहाँ CN का CN सेम टू सेम CN है। तो कुल मिला के इसमें हुआ क्या है कि आपको इनमें से कोई एक ऐसा रिएजेंट ढूंढना है जो सिर्फ RCOOH पे काम करके उसको रिड्यूस कर दे अल्कोहल में, और बाकी के जो अमाइड है, कीटोनिक ग्रुप है या नाइट्राइल है, सब के सब सेम रहे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए इन सब में अगर देखिए, पहली बात तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ COOH ग्रुप ही रिड्यूस होना है, तो मैं क्या आंख बंद करके कह सकता हूं कि डाइबोरेन ही एक ऐसा होता है। ऑब्वियसली डाइबोरेन कीटोन वगैरह इन सबको भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वे दोज रिएक्शंस क्या है कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती हैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, तो सेफ रिएक्शन नहीं होती। तो बेसिकली इनको कंसीडर नहीं किया करेंगे, ज्यादातर इनको करता नहीं। आप क्वेश्चन में ये समझें कि डाइबोरेन या जैसे B2H6 हो गया, या BH3 लिख सकते हैं इसको बहुत बार, तो ये जनरली RCOOH को कन्वर्ट करता है RCH2OH में। बस इसका ये काम है, आप ये माने बेसिक तौर पे देखा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 4 आ जाएगा, राइट। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, देखिए सबके सब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड डोनर है, NaBH4 भी एक हाइड्राइड डोनर है, और ये क्या है, बेसिकली कैटेलिटिक रिडक्शन हो रहा है। समझ में आपको ना हो, ये हाइड्राइड डोनर नहीं है, ये याद रखिएगा गाइस, बहुत बार सवाल पूछा जा सकता है। तो LiAlH4 क्या करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इन सबको रिड्यूस कर देगा। CN को भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। NaBH4 यहाँ पे थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH के कंपैरिजन में। आपको गाइस अगर कंफ्यूजन हो ना, तो B2H6 पे तो नहीं, लेकिन ऊपर के 3 पे मैंने
बहुत डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं तीनों पे, एक बार सर्च कर लीजिएगा आप, और बहुत हेल्पफुल मिले होगा आपके लिए। ठीक है। नाउ NaBH4 क्या है, थोड़ा सा सेलेक्टिव होता है कि वो एसिड, एस्टर्स और अमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता। समझ है, एल्काइल हेलाइड हो गए, इन सब को वगैरह को आप ये रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इनको नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए अमाइड है, ये भी सेम है, ठीक है, वेल एंड गुड, ये भी से अभी क्या है, NaBH4 इन कीटोन्स या एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। तो क्या हुआ देखिए, इसको रिड्यूस नहीं किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसको रिड्यूस नहीं किया, ये गलत हो गया। NaBH4 को इसको भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के एसिड, अमाइड और एस्टर्स ये रिड्यूस नहीं हो पाते। तो ये वाला कैसे रिड्यूस होता, H2PD ये क्या है, ये लगभग सभी को रिड्यूस कर देता है। जैसे NO2 है, उसको NH2 में कर देता है। वीडियो देखिएगा ही, जो मैं बताइए, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इनफैक्ट अगर आप बेंजीन को भी रिड्यूस करना चाहें बहुत अच्छी खासी टेम्परेचर में, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो इनफैक्ट इसको भी रिड्यूस कर देगा ये। समझ में आपको, तो इसलिए ये चीजें हैं। तो B2H6 बहुत सेलेक्टिव है, इसलिए ये यूज किया गया। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। इन सब की वीडियोस देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, नाउ गाइस इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें बस आपको अगर ये पता लग गया कि ये रिएजेंट क्या है, समझ रहे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना है, बस रिएजेंट पहचानना है। अगर आप गौर से देखो गाइस, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप डाइबल एच भी बोलते हो। अब यह समझ में आया गाइस, डाइबल एच इज अ वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट लाइक अभी हमने जो पढ़ा BH3 वाला डाइबोरेन B2H6। तो सिमिलरली ये भी बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ आपको, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, इस पे भी मैं गाइस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको जरूर देखिएगा। इनफैक्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स पे प्लेलिस्ट है पूरी पूरी। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। ओके, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो खैर इसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर ये बस नाम आपको पता लग गया, ये इस तरह का डाइबल है चाहिए ना। इसका काम क्या है देखिएगा, चाहे आपका कोई एस्टर हो, चाहे आपका आपका RCOOCl हो, एसाइल क्लोराइड हो, या आपका नाइट्राइल हो, जैसे इस केस में दिया हुआ है, या आपका कोई एसिड हो, जब इन सब को आप रिएक्शन कराते हो डाइबल एच से, अंडर जनरली कोल्ड कंडीशंस यूज की जाती हैं, जैसे -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये है माइनस है गाइस, ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेसिकली ये सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं RCHO में, एल्डिहाइड में। अब ये सेलेक्टिव क्यों है, अगर इसकी जगह आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते तो ये सब के सब लास्ट जो प्रोडक्ट बनता उसमें रिड्यूस हो जाते। जैसे ये वाला है, पहले तो OR निकल के इसका हाइड्राइड डोनर है ना, तो अगर इससे रिएक्शन करूं तो पहले तो ये बनेगा और उसके बाद RCH2OH बन जाएगा, तो एल्कोहल पे जाके रुकेगी रिएक्शंस। सिमिलरली इसमें प्राइमरी अमाइन बन जाएगा अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो। लेकिन डाइबल एच में क्या है, ये RCHO पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, फर्दर नहीं होती एल्कोहल में। कुछ कंडीशंस है जिसमें डाइबल एच को यूज करके आगे का प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हो जाता है। तो डाइबल एच का अपने सब्जेक्ट सिलेबस में इतना है कि कोल्ड कंडीशन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये RCHO पे स्टॉप हो जाती रिएक्शन। ओके, सो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ऑप्शन इस पे वीडियो बनाई गई है, आपको डिटेल में देखना है, उसको देखिएगा। तो RCHO आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। नो गाइस, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें एक तो आपको रिएजेंट तो पता होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी सोचना है। ऑप्शंस बेसिकली हमें टिक करने हैं ना गाइस, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में मल्टीपल रिएक्शंस हो सकती है, मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं। कहीं किसी केसेस में या किसी क्वेश्चन में अगर आपको मैंने कह दिया कि यहाँ स्टॉप हो गई रिएक्शन, तो वो
आगे नहीं होगी, और किसी और आपको सेम कंडीशन में क्या आगे दिखेगा कि आगे का एक सेकेंडरी प्रोडक्ट और बना दिया। तो वेरी करती हैं चीज़ें, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप थोड़ा ऑप्शंस को देख के चलें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं नॉलेज देखते हैं, पहले तो इस पार्ट को देखते हैं, फिर इस पार्ट को देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इस पे भी मैं गाइज एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल पहला पार्ट देखते हैं। बेंजीन की CHO HCHO और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। सो बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे HCHO ये है एंड HCl। अब इसको अगर आप रिएक्शन प्रोसीड करो, कैसे करोगे भाई? मुझे पता है कि HCl है, एक प्रोटॉन डोनर है, यहाँ पे लोन पेयर है। अब रिएक्शन तो हो ही रही है ना कुछ, यहाँ पे कोई नो रिएक्शन या इस टाइप का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ये हो सकता है, ये प्रोटोन इस पर रिएक्ट कर रहा है, और आगे इस तरह से हो सकता है। तो CHO OH यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा H। मैं कह दूंगा कि चलो ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो Cl नेगेटिव उसको छोड़ दो, ये बॉन्ड रीअरेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसको क्या हो जाएगा RCOH, और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है। अगर अब आप देखोगे इधर ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। वी नो किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे जैसे बेंजीन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस पे भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जरूर देखिए अगर आपने अब तक नहीं देखी। बेसिकली इसमें होता क्या है, कोई आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तब ये होगा तो एक H क्या होगा, रिमूव होकर इलेक्ट्रोफाइल उसमें खुद को अटैच कर देता है। एक तरह से पेंच निकाला, ये वाला दूसरा पेज डाल दिया, इस तरह से है। तो ये होते इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सबसे बेसिक एग्जांपल था। डीप में घुसना है तो उस वीडियो को देखिएगा आप। अब इसमें क्या है, सिमिलरली बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यानी CH2OH। ये है क्या कुल मिला के CH2OH, इस तरह से है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर आपको देखनी उस वीडियो में देखिएगा, इसमें डायरेक्ट देखते हैं ना, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म क्या देखेगा इस, जब बेसिकली नेम रिएक्शन ही है। तो ये बन गया आपका CH2OH। ओके गाइस, समझ में आया नाउ। अब गाइस अब है आपकी एक, यहाँ पे है ना चीज ट्रिकी हो जाती है। ट्रिकी क्यों, देखिए मैंने कहा था कि HCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, मेरे पे भी रिएजेंट में HCl है, ठीक है। अब देखिए गाइस इसमें चीज क्या है, अब देखिए अगर मैं A को बेंजाइल अल्कोहल मानता हूं, यानी A यहाँ पे हो गया ये वाला, इसकी रिएक्शन में अब सिर्फ AgCN से करानी है। अब ये सब का सब मेरा जो रिएजेंट्स है ये मैंने अलग कर दिए। मैंने माना कि ठीक है बेंजाइल अल्कोहल मैंने अलग कर लिया, HCl वेक्सिल कुछ नहीं। क्या AgCN से रिएक्शन हो सकती है? फिलहाल के लिए AgCN मान ले कि अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है इसको। अभी बेसिक देखता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है, आप ये देखें NU, क्योंकि अल्कोहल है इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, एसिडिक H निकाले हुए नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में, समझ में आया। लेकिन आपने ऑप्शन में देखा है बेंजाइल क्लोराइड भी है, क्या बेंजाइल क्लोराइड बन सकता है? अब देखिए मैं आप सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, देखिए अब क्योंकि गाइस आगे है ना AgCN से कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा था सही, तो मुझे लगा कि यार Ag यहाँ पे शायद एल्कोहल ना हो, तो शायद HCl ने इस पे फिर से अटैक किया होगा, प्रोटॉन दिया होगा, अटैक किया, और यहाँ पे इसने CH2OH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आया, इसने इस पे अटैक करके इसको बेसिकली बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा AgCN है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, समझ में आपको। अब A के बाद मैंने अल्कोहल मान के तब इसमें HCl पे क्यों रिएक्शन नहीं कराई, क्योंकि अब A के बाद मेरा A सेपरेट हो चुका है इन सब से रिएजेंट से, अब सिर्फ AgCN से रिएक्शन करनी थी। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि अल्कोहल रिएक्शन कर सकता है क्या, इसलिए मैंने सोचा कि क्लोराइड बना देता हूं तब AgCN से रिएक्शन हो जाए, समझ में। तो A अभी मुझे ये लग रहा है कि ठीक है C या D हो सकता है।
अब फिलहाल अगर मैं इसको मानूं, देखिए AgCN से रिएक्शन करना है। नाउ मैंने आपको बताया AgCN इज अ एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने ये रिएजेंट्स पढ़े होंगे, KCN या NaCN, है ना, जिसमें CN नेगेटिव अलग होता है, Na पॉजिटिव अलग, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं ना। सिमिलरली K+CN नेगेटिव पोटेशियम साइनाइड, यही वाला ना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम AgCN? यह आपने पढ़ा होगा KNO2। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम AgNO2? आपने पढ़ा होगा KOCN। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम AgOCN? आपने पढ़ा होगा KSCN। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम AgSCN? सबसे मेजर जो काम है इन चीजों में वो ये तो है कि इनमें एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है अटैक की, और इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती हैं अटैक करने की। और इसीलिए ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं जो Ag के साथ हैं वो एम्बीडेंट के हैं, यानी जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स है, इनमें नहीं होती। जो दूसरा मेन एग्जाम्पल है वो ये है कि ये वाले हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं इन नेचर, लेकिन ये Ag और S में, AgO, AgN, AgC इन N में, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, अब वीडियो को देखेगा और प्रॉपर डिटेल में देखना है अगर आपको, ठीक है। तो फिलहाल में ये तो हो गया CH2CN। अब मैं बताता हूं सिर्फ KCN और AgCN के डिफरेंस में अंतर। देखिए अगर RX यानी मेरा कोई हैलाइड है, इन दोनों से रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें CN नेगेटिव मेरी अटैकिंग साइट है, तो मैं क्या करता हूं, इस पर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो यहां पे मेरा RCN बन जाता है, सिंपल साइनाइड। समझ आपको? लेकिन इसमें क्या है, इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे AgCN जो ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, अगर Ag को मैं फिलहाल हटा दूं और एक इन नाइट्राइल का है। अब क्या होता है, जब मैंने Ag को यहां जोड़ दिया तो ये एंगेज हो गई। अब क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये टूट नहीं रहा है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ ये लोन पेयर अटैक कर सकते हैं। ये जो है ये अटैकिंग साइड सिर्फ नाइट्रोजन की है। तो इस केस में अब क्या होता है कि ये जो इस केस में R और X को इसने इस तरह से निकाला था, अब इसमें ये वाला जो साइट है ये अटैक करता है और ये निकलता है। इसका मतलब जब R होगा RNC बनता है इसमें। समझ आपको गाइस? ठीक है, और बात और है कि बेसिक इसके जो भी हैं उस कंपाउंड्स में देख लेंगे, लेकिन आई होप आपको इसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एक रिवीजन हो गया होगा कि Ag कहीं आ गया तो यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इस कंपाउंड की Cla इससे AgCN से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा, यहां CH2 और Cl को रिप्लेस करके CN लिख देंगे। ठीक है, तो यानी बेंजाइल आइसोसाइनाइड बन गया। बेंजाइल भी छोड़ो, अब मुझे बस ये पता होना चाहिए आइसोसाइनाइड है, तो इसका मतलब क्या है, ये C ऑप्शन में करेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया कि एल्कोहल क्यों नहीं लिया था मैंने, क्योंकि हैलाइड जरूरी था मेरे लिए गाइस इस क्वेश्चन में। समझ में आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The decreasing order of ease of alkyne hydrolysis for the following esters is। Now guys, alkyne hydrolysis होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा एस्टर्स में? देखिए एक शॉर्ट में बताता हूँ। सपोज ये आपका एस्टर वाला ग्रुप हो गया कुछ, अब OH नेगेटिव है, अब ये सिंपल क्या करता है, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। यहाँ डेल पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रोफिल खींच लिया, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो गया, इस पर अटैक करता है, तो इन रिटर्न ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो अब क्या होता है कि COOH यहाँ पे जुड़ जाता है, साथ में RO नेगेटिव है ये वाला। समझ आपको ना? ये क्या करता है, ये दोनों के दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, COO नेगेटिव प्लस ROH के साथ, कभी ये इसमें ले लेगा कभी ये इसमें। समझ आया? तो कुल मिला के ये, यानी ईज, जब मैं कह रहा हूं ईज क्या होगी, ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है कितनी इजीली अटैक कर देगी इस कार्बन पे, उससे मेरी ईज डिफाइन हो जाएगी, यानी ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो डेल पॉजिटिव जिसमें जितना ज्यादा वो उतना मेरा ईजी हो जाएगा। सो अगर आप
पहला देखिए, ये वाला जो बेसिक ग्रुप है इसको देखिए, ये वाला COO-C2H5, ठीक है। या एक काम करता हूँ, इन सब चारों को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये 1 2 3 एंड 4। ना ये डेल पॉजिटिव देखना है, ये तो बेसिक हो गया एकदम। डेल पॉजिटिव Cl है, अब Cl में -I इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इस पे इसका अफेक्ट हो रहा होगा। ऑब्वियसली Cl-M भी शो करता है, लेकिन जो सॉरी +M भी शो करेगा, लेकिन जो -I इफेक्ट है इसमें ज़्यादा मतलब स्ट्रोंग रहता है, तो ये डिफाइन करेगा इसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं कह दूंगा, ठीक है, -I है, इस पे लग रहा है। NO2 है, इस पे -M लग रहा है, वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहीं पे अटैक कर रहा है ये, है ना, तो इस पे अफेक्ट हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ डेल पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ जो O है ये बेसिकली +R या +M इफेक्ट शो कर रहा है, -I भी कर रहा है शो, लेकिन +M का इफेक्ट इस ऑक्सीजन में ज्यादा है -I से, ठीक है। नाउ अब इनमें अगर आप गौर से देखोगे, देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट की क्वांटिटी सपोज 100 मान ली मैंने डेल पॉजिटिव की, तो -I से थोड़ी और बढ़ गई होगी, यानी 110 मान लेता हूँ क्वांटिटी। नंबर समझ रहे ना कि डेल पॉजिटिव कितना है यूनिट में अगर लूँ। -M ने बहुत अच्छी तरीके से करा है, तो सपोज ये हो गया 150 का चार्ज। इसमें क्या है, +M इफेक्ट की वजह से डेल पॉजिटिव डिक्रीज हुआ होगा, 100 से भी कम हो गया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, सपोज 80 चार्ज हो गया यूनिट का, ये आप यूनिट मान ले तो इससे अच्छा हो जाएगा। इसमें 110 में 150, क्योंकि -M इफेक्ट बेसिकली इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है -I, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इस केस में, तो -I थोड़ा वीक खींच पाएगा, -M क्या है, बहुत अच्छी तरह से खींच पाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे जिस पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा स्ट्रोंगली अटैक करेगा, तो सबसे ज्यादा ईज तो आपका किसका हो गया यहाँ पे, थर्ड का। उसके बाद हो जाएगा सेकंड, उसके बाद होगा फर्स्ट एंड देन फोर्थ। समझ आपको, सो ऑप्शन आपका जो बी है इज करेक्ट। इस तरह से देखना है बस, और कुछ नहीं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विद LiAlH4 इज। नो गाइस, इस क्वेश्चन करने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगेन वही सेम बेसिक कंसेप्ट जो आपने उस लास्ट क्वेश्चन में देखा था। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इज अ हाइड्राइड डोनर, H-, तो रिएक्शन क्या होती है, RCOO-Cl है सपोज, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हाइड्राइड डोनर क्या है, ये H- है, ये अटैक करता है इस पे और ये निकल जाता है, यानी RCOOH आ जाएगा इधर, ये काम है। तो अगेन जब मैं कह रहा हूँ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव जिस पे ज्यादा होगा वो बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन फास्ट दे देगा। तो कुल मिला के अगेन मुझे डेल पॉजिटिव चार्ज देखना है यहाँ सब पे। देखिए NH2, अब इनमें आप देखिए सबसे पहले ये जो ग्रुप है N, ये प्लस लोन पेयर की वजह से +M इफेक्ट शो कर रहा है, नाइट्रोजन की वजह से -I, तो लेकिन +M इफेक्ट ज्यादा होगा -I से। Cl में +M शो, सॉरी +M शो कर रहा है, लेकिन -I भी, तो क्या होगा, -I का इफेक्ट ज्यादा होगा +M से। इकलौता एग्जाम्पल होता है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट का ज्यादा होता है, इस पे वीडियो बना चुका गाइस, देख लीजिएगा आप एक बार, है ना। तो सिमिलरली अगर OCH3 में देखूंगा तो +M ग्रेटर देन -I, क्योंकि O है यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा। सिमिलरली इसमें देखोगे तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव तो है, लोन पेयर है, +M तो शो कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा है इधर, या -I कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कर रहा है, ये बट गया है, समझ रहे हैं आप। तो अब आप इन सब में अगर आपको देखना है, कैसे देखो, देखो सबसे पहले तो आपको, देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैं देखिए कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट कौन सा है। देखिए इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, और -I भी, तो +M इफेक्ट शो कर रहा है। तो कुल मिला के ये डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा तो नहीं रहा है, घटा रहा है। लेकिन इकलौता ये एग्जाम्पल है जो सिर्फ कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी ओवरऑल पुश करेगा, ये भी ओवरऑल पुश करेगा, ये भी ओवरऑल पुश करेगा, खींच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ -I वाला। तो मैं कह दूंगा सबसे जो C है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डेल पॉजिटिव इसमें नॉर्मल से बढ़ गया। ये A ऑप्शन हो सकता है और D ऑप्शन हो सकता है, B ऑप्शन नहीं है आंसर और D ऑप्शन नहीं है आंसर, समझ आपको। अब A और B इनमें देखना है, D तो
हो गया। डी कैसे हो गया, देखिए लोन पेयर इसमें पुश कर रहा है, इसमें भी लोन पेयर ओवरऑल पुश कर रहा है, लेकिन इसमें अब देखिए इन तीनों में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लोन पेयर है, लोन पेयर अंदर जा रहा है, इसमें भी लोन पेयर अंदर जा रहा है, इसमें भी लोन पेयर अंदर जा रहा है, लेकिन लोन पेयर इसमें का जो डिफेक्ट है, अगर मतलब आप इस नॉर्मल लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को 10% घटाता, लेकिन क्योंकि इसमें इधर भी जा रहा है तो कह दूंगा 5% इफेक्ट रह गया, इसका आधा इफेक्ट है, तो इसका मतलब कुल मिला के ये उस रेशियो में नहीं डिक्रीज कर पाएगा। समझ रहे हैं आप कैसे करो, तो यानी ये डी उसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब ए और बी में समझिए, इसका अगर आप इसमें कंफ्यूजन रह गया होगा इसका वो भी क्लियर हो जाएगा। NH2 और OH दोनों के दोनों लोन पेयर तो डोनेट कर रहे हैं एक एक, तो ये थोड़ा इफेक्ट नलीफाई हो गया, भाई एक लोन पेयर है किसी के ऊपर भी हो। लेकिन नाइट्रोजन का जो माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हैं, तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है देन इसका माइनस आई इफेक्ट, तो इसका मतलब ये ओवरऑल ये ज्यादा खींच रहा होगा चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके और इसके कंपैरिजन में इस पे ज्यादा होगा, यानी इसमें क्या आ जाएगा बी, फिर क्या होगा सबसे कम ए का, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, दोबारा से देख लीजिएगा आप एक बार और, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू देम। नाउ गाइज अब इसको देखिए, ये जो ग्रुप है इजीली थोड़ा आसान सा बना देता हूं ताकि दिखने में समझ में आए। देखिए ये तो OH है और ये क्या है COOH, ये भी दो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें, एक OH और एक COOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अगर आप गौर से देखोगे इसमें, अब देखिए इसमें मेन काम क्या है, अगर आप ऑप्शन में पूछा क्या है, B इज लाइकली टू बी मोर क्रिस्टलाइन देन A, ये A है, देन ये B है, B हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन A, B dissolves more readily than A in water, तो उसमें क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। इन दोनों में अगर मैं आप गौर से देखोगे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, इंट्रा, इसमें होगी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझना कैसे, जैसे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, COOH है, तो ये जो दूसरा कोई जुड़ जाएगा OH, तो इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, COOH किसी और के साथ कर लेगा, COOH इसमें किसी और के साथ कर लेगा, तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखिए पहला देखते हैं क्रिस्टलाइन वाला। देखिए गाइस, जो क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एक रिलेशन है वो क्या है कि अगर जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर की बात कर रहा हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये है जो क्रिस्टलाइन नेचर के, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन के बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखिए क्रिस्टलाइन क्या होगा, ये अगर पूरा ही लिक्विड मेरा पूरा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्रिस्टल होके अलग अलग पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। इंट्रामोलिक्यूलर में क्या है कि पहले से ही मेरे अलग अलग पार्ट में ब्रेक है, ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड्स रहेंगे बीच में, तो क्रिस्टलाइन करना इसे भी आसान हो जाएगा। तो मेरा ये तो है कि बी इसमें इंटर है, तो बी क्या होगा, लाइक बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए, जो कि गलत है, उल्टा होना चाहिए था इसका, है ना, तो ए ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो ये कट गया, ये कट गया एंड ये कट गया, तो वैसे ही मेरा ऑप्शन जो 3 है करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन फिर भी चलो आगे देखते हैं, बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। मैंने एक वीडियो बनाई थी गाइस बॉइलिंग पॉइंट्स पे भी, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जो इंटर बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। क्यों, क्योंकि इसमें ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पूरा मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड होता है, तो इनको हीट करके इनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें है तो उसमें क्या है, पहले से आपस में ब्रेक हुए हैं, तो इनको कम हीट में ये थोड़ा अलग हो जाते हैं, तो इसका बीपी ज्यादा है, इसका बीपी कम है, तो बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। बी डिसोल्व्स मोर रेडिली देन ए इन वाटर, अब ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, तो जैसे इसको आप वाटर में डालोगे
तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन इसमें जब H2O में डालोगे तो हाइड्रोजन के साथ ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपस में ही पहले एंगेज्ड है, बाहर इसका मतलब ही नहीं, कुएं का मेंढक है ये, ठीक है। और ये बल्कि खुला हुआ बंदा है, व्लोगर टाइप का बंदा है, घूम रहा है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो सी इज करेक्ट, सो बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शन को देख के चलिए साथ साथ। देखिए इसमें ये एनहाइड्राइड है और ये एक Cl है और AlCl3 है। मैं जैसे AlCl3 देखा, ठीक है भैया ये लुईस एसिड है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे कहीं से, ठीक है। नॉर्मली अगर मेरा RCl होता और AlCl3 होता तो मैं इसको R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बना के इसका इलेक्ट्रोफाइल बना सकता था, लेकिन इस केस में ये नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि जो Cl है वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही मुश्किल कंडीशन में ही निकल सकता है। अगर मैं NaNH2 टाइप का कंपाउंड लूं और NH3 लूं तभी ये बेंजाइन प्रोसेस से गुजरता हुआ निकल सकता है, नहीं तो निकलेगा नहीं है। तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। समझ आपको मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस। अब इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, अब इधर इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये यहां से। पहली बात तो ये वाला क्यों नहीं लिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये C डबल बॉन्ड O इस तरह, अब क्या करेगा, AlCl3 को अटैक करेगा, तो ये लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है और यहाँ पे ये इस तरह से AlCl3 जुड़ जाता है। मैं इसमें गाइस डायरेक्ट बता रहा हूँ, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये जो है ये इस तरह रह जाएगा। समझ में आ गाइस आपको? ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देखते ही, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज देखते ही आपको समझ में आ गया, अब यहाँ पे ये इस रिंग पे जुड़ जाएगा। क्या भाई, ये भी तो बेंजीन रिंग है। और अगर आप गौर से देखोगे Cl एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जुड़ सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल और इस पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। अब आप दोनों पे जोड़ लें, जोन सा भी ऑप्शन है मैच कर लेगा आपको, वो सही हो जाएगा। आप गौर से देखोगे वैसे भी गाइज ये जो Cl वाली पोजीशन है थोड़ी स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो अगर मेजर या माइनर का होता तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो वाली को आप अवॉइड करते। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे ये वाला जो पोजीशन है किसी ने लिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला लिया हुआ है, ठीक है गाइज। सो जो ये वाला है ग्रुप इससे जुड़ गया, तो कैसे जुड़ा होगा? अब देखिए ये वाला जो ग्रुप है इस तरह है, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये अभी मेरा इस तरह OAlCl3 है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे जुड़ गया, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह हो गया Cl। समझ आपको गाइस? अब क्या है, क्योंकि H2O दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा AlCl3, तो भैया यहाँ पे वैसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तो इसको निकाल के सिंपल एक H जोड़ दो, तो क्या बन गया आपका, ये वाला का आंसर बन गया। अगर आप ऑर्थो वाली पोजीशन पे जोड़ते तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे जोड़ के इसके बजाय क्या ऑप्शन आ सकता था, ये वाला। समझ में? वैसे भी किसी में मैच भी नहीं कर रहा है, तो ये चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी, राइट गाइज? ठीक है, तो फिलहाल क्या है, ये वाला प्रोडक्ट बना है और ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें ये चीज देखने की थी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको देख के Cl और AlCl3 को इसमें इसको क्या करते हैं लोग कि इसको पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, इधर जोड़ देंगे कहीं। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट। सो फिलहाल इसमें इतना ही, क्योंकि गाइज जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, एटलीस्ट मुझे अपने पर्सनल लेवल पे, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स और ये सब बहुत रहता है ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसमें है ना, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। इनके जो स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल्स हैं ना, जो आप प्रीवियस ईयर्स में भी देख रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है गाइज, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप ऐसे बनाने बैठोगे तो बहुत कम क्वेश्चंस कर पाते हैं हम, राइट गाइज? आई होप आपको समझ में आएगा गाइज, ये वीडियो समझ में आएगी, राइट? सो अगेन थैंक यू गाइज, बाय।